everyone. So my class 9 students, my dear students, आज हम लोग सेल वाले चैप्टर का लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे ये आपको इस लेक्चर में ही पता चलेगा। सो लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल होता क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्यों कहलाता है सेल, क्योंकि इसी से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एकदम माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबके सब सेल से ही बने हुए होते हैं। सो लास्ट लेक्चर में, यानी कि पहला जो लेक्चर हुआ था हमारा इस चैप्टर से, उसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। सो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो मेजर डिफरेंस है दैट इज अ सेल वॉल, उसका प्रेजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर ऑन टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म? इट रिफर्स टू द सेल्यूलर मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये राइबोसोम्स हो गए, ये लाइसोसोम्स हो गए, कोई भी सेल ऑर्गेनल हो सकता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये सारे ही सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो एक्चुअली एक फ्लूइडी मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहे होते हैं। उसी फ्लूइडी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज अ सेलुलर मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। क्यों लिखा हुआ है इट इज अ सेलुलर मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये जो सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, दूसरे कलर से मैं इसे लिख देती हूँ, सबसे जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये वाली कवरिंग और न्यूक्लियस का जो कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके बीच में जितना भी सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब ही होता है सेल और प्लाज्म का मतलब ही होता है प्लाज्मा, समथिंग विच इज़ वेरी फ्लूइडी इन टेक्सचर, समथिंग विच इज़ लाइक अ मैट्रिक्स, है ना, membrane and nuclear envelope. Organelles such as the mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum are found in the cytoplasm. इसके अलावा भी बहुत सारे organelles हैं, Golgi apparatus है, vacuoles है, plastids है, राइबोसोम्स है, सेल इंक्लूजन्स है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया प्लाज्मा, प्लाज्मा वर्ड ही से समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज समथिंग वेरी लिक्विडी इन टेक्सचर, फ्लूइड टाइप का टेक्सचर होगा इसका, राइट। तो ये क्या करता है, हमारे सेल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, हमारे सेल को
बाहर की तरफ से आउटर मोस्ट तरीके से कवर करने का काम करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही बोल सकते हो, दोनों ही सेम चीज़ है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल। एक न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल में, वो सेल ऑर्गेनल एक सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स में से सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, लास्ट स्लाइड में भी देखो, ये वाला जो सेल का डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में इसे लेबल किया हुआ डायग्राम है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप साइटोप्लाज्म, ये जो यहाँ पे पूरा ब्लूइश कलर का फ्लोई सा सब्सटेंस है जिसपे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं एक तरीके से, वो पूरा क्या है? दैट इज अ साइटोप्लाज्म, राइट। अब देखो उसके अलावा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये है राइबोसोम, जो छोटे छोटे आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, ये छोटे छोटे बिंदी जैसी जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द राइबोसोम। इसके बाद है लाइसोसोम, देखो ये ऑरेंज कलर का कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में पाया जाता है कुछ ऐसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो समय आने पे पूरे के पूरे अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया अगर किसी सेल पर हावी हो रही है तो सेल ही ख़त्म हो जाएगा, तो बैक्टीरिया भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर है माइक्रोट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। फिर फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो पढ़ा होगा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वेसिकल, फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियस में ही कितने सारे इसके सब डिविजन्स हैं, न्यूक्लियर पोर है, छोटे छोटे पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स है, डीएनए के पतले पतले क्रोमेटिन थ्रेड्स है। फिर है न्यूक्लियोलस, छोटा सा यहाँ पे देख सकते हो आप, और ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के भी अंदर एक और छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। फिर है न्यूक्लियर एनवेलप, कोई भी चीज़ आप एनवेलप किसको बोलते हो? उसके अंदर आप लेटर संभाल कर रखते हो ना एनवेलप में, तो ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस को संभाल कर रखने वाला एक पतला सा मेम्ब्रेनस कवरिंग है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लियस बना देते हैं। फिर आ जाता है सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में ही सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। रोल क्या होता है सेंट्रियोल का? सेल डिवीजन करवाना। सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल का रोल होता है। फिर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल को कवर करने वाली स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जितना भी प्रोटीन वगैरह सब कुछ बन रहा है उसकी पैकेजिंग करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ वेसिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो कितना ही ज़्यादा डिटेल्ड में ये सेल का डायग्राम आपके लेबलिंग के साथ दिया हुआ है। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ऐप पर, वाईटी वीडियोस के अंदर, और आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करना, अपना लेक्चर चूज़ करना, वहाँ पे आपको आपकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें अब कौन सा टॉपिक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो चलो, सो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। सेल के अंदर जितने भी contents रखी हुई है, जैसे कि सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस,
साइटोप्लाज्म एंड एवरीथिंग, उन सब को सेल के बाहरी एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट करने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। दोनों के बीच में एक दीवार होनी ज़रूरी है ताकि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही एक दूसरे के आर पार जा सके, राइट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सम मटेरियल, सारे मटेरियल्स को जाने की इजाज़त नहीं मिलती इसको, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये काम कर रहा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये अलाउ करता है कि वो सेल के बाहर जा सकते हैं या फिर बाहर के कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो इट डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी सब्सटेंस, इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल और द सब्सटेंसेस in and out of the cell. It also prevents movement of some other material. बहुत सारी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको सेल के बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अलाउ नहीं कर सकता। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑलरेडी। Plasma membrane structure is described using the fluid mosaic model. तो सिंगर एंड निकलसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें ये अच्छे तरीके से डिस्क्राइब होता है कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, ठीक है। ये है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होती है, फिर रिकग्निशन प्रोटीन होता है। किस तरह से प्रोटीन, एक्चुअली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो बाई लेयर बना, उस बाई लेयर में पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इस चीज़ पे, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप एक आइडिया ले लो, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है? अब इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस से बनी है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. Plasma membrane is a flexible and is made up of organic molecules called lipid and protein. किस तरह के लिपिड? Phospholipid, phosphate containing lipids and protein. It regulates material entering and exiting the cell. Function क्या होगा? देखो बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है. कोई भी सेल ऑर्गेनेल है, मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या याद रखना है आपको इस चीज़ के बारे में? उसका लोकेशन कहाँ है सेल में, प्रेजेंट कहाँ होता है? आउटसाइड द सेल, मतलब कि वो पूरे सेल को टुवर्ड्स द आउटसाइड वो कवर करता है, ठीक है। लोकेशन पता चल गया, किस चीज़ से वो बनी हुई होती है या फिर उसका फंक्शन क्या होता है। अगर इतना भी अगर आपको पता चल जाता है, इतना भी अगर आपको समझ में आता है और याद रहता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। चलिए आगे चलते हैं। So the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process are known as endocytosis. तो endocytosis का क्या मतलब होता है? बाहर जो भी फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेना और बाकी दूसरे मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने से रोक देना। जो भी मटेरियल चाहिए सेल को, उसको इनगल्फ कर लिया गया, उसे सेल के अंदर एंट्री मिल गई, बाकी के दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरे मटेरियल्स को एंट्री नहीं मिली। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोसाइटोसिस, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल पे, जो सेल का एक ब्रेन होता है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट करता है डीएनए और आरएनए के एक्शंस। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल यानी कि वो कुछ ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। उसके उस जेनेटिक मटेरियल में उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जेनेटिक मटेरियल के डीएनए में जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिसे हम जीन्स बोलते हैं, जो आप लोगों को आगे चल के बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो आप अभी बस इतना याद रखो कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें इंफॉर्मेशन कैरीड होती है अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, जो आगे चल के उसके अगले जनरेशन पे पास ऑन होता है टू इट्स ऑफस्प्रिंग, राइट। तो वो फंक्शन क्या हो गया न्यूक्लियस का? कि वो एक तरह का कंट्रोल सेंटर है। जैसे आपका माइंड, आपका ब्रेन आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है ना, कि आपका ब्रेन चाहेगा तभी आप अभी यहाँ से उठ के आगे बढ़ोगे, स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे, इंटरवल होगा तो लंच करोगे, फिर छुट्टी होगी तो वापस घर आओगे। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जिस टाइम पे इंटरवल होता है उस टाइम पे लंच किया जाता है, उस जगह पे जाके लंच किया जाता है। जब छुट्टी होती है तो सब बैग वैग लेकर वापस घर जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका ब्रेन आपको कोई भी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कराने पे जो मजबूर कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें, वही सेम काम होता है न्यूक्लियस का हमारे सेल के अंदर। अब सोचो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, कितने सारे सेल से बनी हुई है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और सारे न्यूक्लियस मिलकर एक रेगुलेटिंग कंट्रोल सेंटर का काम कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है जो कंट्रोल की जा रही है किसी एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल से, ठीक है। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हम एक एक सेल के न्यूक्लियस की थोड़ी ना सुनेंगे, हम हमारे ब्रेन की सुनेंगे। लेकिन जब एक सेल की बात आती है, सिर्फ और सिर्फ सेल का जब अगर आप बात करोगे तो वो सेल में कौन सा चीज़ परफॉर्म किया जाएगा, किस तरह के एक्शंस होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, क्या वो सेल एंडोसाइटोसिस करेगा या फिर वो सेल एंडोसाइटोसिस नहीं करेगा, क्या वो सेल अपने लाइसोसोम को फटने से, बर्स्ट करने से बचा पाएगा या फिर वो सेल मर जाएगा, या क्या होगा, वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। So the nuclear envelope contains pores to allow molecules to move between nucleus and cytoplasm। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। यानी कि अगर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो क्या होता, वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में मिक्सड अप हो जाता है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करना। वैसे तो वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से आप एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस देख पाते हो। सो क्रोमोसोम्स आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स, पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। जब सेल का डिवीजन का टाइम आता है ना, तो वो थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। तो वही डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। सो बेसिकली वी कैन से कि जो क्रोमोसोम्स है दे कंटेन योर जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से द क्रोमोसोम्स आर कंटेनिंग योर जेनेटिक मटेरियल और योर हेरिडिटी यूनिट, ठीक है।
क्रोमेटिन रिफर्स टू लूजली कंडेंस डीएनए एंड प्रोटीन्स। लूजली कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन का क्या मतलब हुआ? अब जैसे पतले पतले धागे होते हैं ना, घर में धागे तो देखे ही होंगे आप लोग, थ्रेड्स तो देखा ही होगा। वो थ्रेड्स जो है वो कितने लूजली होते हैं अटैच्ड, राइट। वो थ्रेड्स कैसे होते हैं, बस आप उसको उठाकर बस ऐसे से उसे खींच भी सकते हो एंड उसे लंबा भी कर सकते हो, है ना। बहुत एक बंच ऑफ थ्रेड ले लो, ठीक है, और वही थ्रेड अगर कॉइल कर दिए गए हैं जिसमें वो जिस रोल पे वो थ्रेड्स रहते हैं, याद होगा आप लोगों को, देखा तो होगा ही आप लोगों ने, तो वो कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। तो दैट टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर इज द क्रोमोसोम, जिसमें टाइटली प्रोटीन्स एंड डीएनए बाइंड अप होते हैं। लेकिन जो क्रोमेटिन थ्रेड वाला स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लूज स्ट्रक्चर होता है, और वो लूजनेस कब टाइट होती है? जिस टाइम पे सेल का डिवीजन होने वाला होता है। सो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्रोमोसोम वैसे तो ऐसे थ्रेड के तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 ऐसा दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होगा वैसे ही ये कंडेंस होके कैसे दिखने लग जाएंगे? आपको इस तरीके के दिखने लग जाएंगे। ह्यूमन बींग्स के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं, या फिर 46 इन नंबर बोल सकते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस को थोड़ा सा और ज़्यादा जूम इन करके एंड उसको ट्रांसवर्सली लॉन्गिट्यूडनली कट करके भी दिखाया गया है यहाँ पे। दिस इज द होल ऑफ न्यूक्लियस, जो कि अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और उसके साथ साथ आप पतले पतले ये ब्लू कलर की जो ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं क्रोमेटिन, या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। और ये किस चीज़ से कवर्ड है? टोटली न्यूक्लियर एनवेलप से कवर है, जिसमें दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में, ताकि कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री एंड एग्जिट के लिए वो परमिट कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। अब आगे चलते हैं हम। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखो, हमेशा याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में वो इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके बारे में आगे की आपके जनरेशन को पास ऑन करेगा, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब हो गया? पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स? मान लो मेरी आंखें ऐसी दिखती है, मेरे लिप्स का शेप ऐसा है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मेरे बाल लंबे हैं, काले हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए, फीचर्स हो गए। कहते हैं ना, आप लोग कहते हो ना कि इनका बच्चा इनकी तरह दिखता है, इनका नाक इसके मम्मी की तरह गया है, इनका कान इनके पापा की तरह गया है। ऐसा सुना होगा आप लोगों के रिश्तेदारों ने बोला होगा आप लोगों के बारे में कि अरे यार ये तो बिल्कुल अपने मम्मी पे गई है, ठीक है। मेरे को तो बहुत सुनने में आया है इस तरह की चीज़ें। तो ये इसका क्या मतलब होता है? मम्मी पे गई है, पापा पे गए हैं, बिकॉज मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर्स मिक्सअप होकर वो सारे कैरेक्टर्स उनके जनरेशन से मेरे तक, यानी उनके अगले जनरेशन तक पास ऑन हो गए, जिस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट करना, कोई भी कैरेक्टर को खुद में इनहेरिट कर लेना, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किस चीज़ से क्रोमोसोम्स बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स, हर एक चीज़
कोई भी चीज़ को बनाने के लिए ना, एक इंसान को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है, उस प्रोटीन को एक कोड के फॉर्म में हमारे डीएनए में वो सारे कोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारा जो सेल है, उस सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, वो क्रोमोसोम जब पास ऑन होते हैं अगले जनरेशन को, तब जाके उनकी बॉडी, एक छोटा सा जो सोचो बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, वो तुरंत अभी पैदा हुआ है, अब उसकी बॉडी कैसे रिकॉग्नाइज कर पाती है कि उसके नाक, नैन, नक्श, ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स की तरह होनी चाहिए? कैसे पता होता है उनको? क्योंकि उनके पेरेंट्स की ही तो जेनेटिक मटेरियल उस बच्चे के अंदर है। अब उस जेनेटिक मटेरियल से जो प्रोटीन बनना शुरू होगा, वो प्रोटीन ही उस बच्चे के पूरे बॉडी के फीचर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, चलो, so functional segments of DNA are called as genes. very important, functional segments, जो छोटे छोटे segments होते हैं डीएनए में, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नोन एज जीन्स। अगले क्लास में जब आप लोग क्लास 10th में जाओगे तो जीन्स के ऊपर बहुत एक अच्छा खासा डेडिकेटेड चैप्टर होगा, तो उस टाइम पे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, एक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड में ये डीएनए प्रेजेंट होता है, और जब डिवीजन हो चुका होता है तो फिर सेम क्रोमेटिन मटेरियल या फिर सेम अमाउंट ऑफ डीएनए बट जाता है दो इक्वल पार्ट्स में। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Entangled mass of thread-like structure यानी उलझे हुए बहुत सारे धागों के गुच्छे। ठीक है, समझ में आया? Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into the chromosome. Nuclei are the specialized part of certain chromosome that carry multiple copy of DNA used to synthesize ribosomal RNA. और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो नाउ आप लोगों को समझ में आ गया है कि कुछ नहीं, सारा चक्कर जेनेटिक मटेरियल का है, सारा चक्कर प्रोटीन बनाने का है, एंड ये सब कुछ प्रेजेंट है आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। चलो आगे चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियस के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज्वाइन करता है हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस सिस्टम से, और ये किससे ज्वाइन कर रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप से। एंड न्यूक्लियर एनवेलप ज्वाइन करेगा हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस सिस्टम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम में ही समझ में आ जाएगा आपको इसका मीनिंग क्या है, लोकेशन क्या है, एंड एवरीथिंग। एंडो अंदर, प्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, रेटिकुलम कुछ ऐसा, रेटिकुलम को आप इस तरह से समझो, कोई उलझा हुआ धागे की तरह। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विथ राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज नॉट। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं जो आपके न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होते हैं। यहाँ पर देखा था ना, कहाँ गया? देखो, न्यूक्लियस से ये अटैच था, है ना, न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पर ही आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हो। एक में देख रहे हो ये ब्लू 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 डॉट जैसा प्रेजेंट है, और एक बिल्कुल ही क्लीन है, बिल्कुल स्मूथ है ना, इसीलिए इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जो रफ जैसा दिख रहा है, जिसमें ब्लू ब्लू डॉट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, वो क्या है? एक्चुअल में राइबोसोम्स है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, उनको क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन टेक्सचर के दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के बीच एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। रफ का मतलब तो समझ में आ गया, राइबोसोम्स का प्रेजेंस होना, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता क्या है? राइबोसोम्स है। और अभी मैंने बताया है राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि वो लिपिड बनाता है, वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ राइबोसोम्स ऑन द RER synthesize proteins that enter the ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that either be incorporated into the plasma membrane, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, या फिर वो एक्सपोर्ट किया जाएगा सेल से बाहर भेजा जाएगा, या फिर उसे लाइसोसोम के साथ बाइंड कर दिया जाएगा। सो लिपिड आर सिंथेसाइज्ड इन द SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स कहाँ पर सिंथेसाइज किए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं पर भी कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करके मैंने समझा दिया है। आगे चलो, देखो ये क्या है? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा सरफेस व्यू है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन गया है, जिसके साथ साथ ये कनेक्टेड है दोनों ही टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पर्पल वाला कलर का जो है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दिस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके जस्ट तुरंत बाद इसी से देखो, यहाँ पे देखो किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में ही स्मूथ वाली भी बनती चली जा रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बनावट में बिल्कुल दोनों सेम है, सिर्फ अंतर है राइबोसोम्स के प्लेस होने का, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके साथ साथ ये बनता चला गया एंड दिस इज वेरी स्लिपरी लाइक टेक्सचर, बहुत ही स्मूथ है दिखने में, कोई बीट्स नहीं है, कुछ भी रफनेस नहीं है। और यहाँ पे क्या बनता है? लिपिड बनता है। यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, कहाँ पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलो आगे चलते हैं। So the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheaths. ट्यूब्स पतले पतले जो पाइप्स जैसी स्ट्रक्चर होती है वो, और शीट्स जो प्लेन पेपर जैसा स्ट्रक्चर होता है वो, उनसे बना हुआ होता है एक नेटवर्क की तरह ये पूरा का पूरा रेटिकुलम, यानी कि एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्यूब और शीट्स को अगर जोड़कर उसको बहुत एक जाल की तरह बनाने की कोशिश करो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड, ओब्लॉन्ग शीट्स और बैग्स, जिसे हम वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। ये पूरा लाइन ही रिपीट हो गया है, बट डजंट मैटर। The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. The ribosomes are present in all active cells, are the site of protein manufacture. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. जो ER structure है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो किस चीज़ से सिमिलर होती है? किस चीज़ के स्ट्रक्चर से सिमिलर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है। सो द SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, या फिर यहाँ पर मैं लिपिड्स लिख देती हूँ, लिपिड्स, ठीक है। और लिपिड्स जो कि यहाँ पर लिखा भी है, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, एक सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के कैरी आउट करने के लिए लिपिड एज वेल एज प्रोटीन दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल या फिर इम्पॉर्टेंट होता है।
Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. membrane का बनना, biogenesis, bio means life, genesis means formation और production. ठीक है, so ये lipids और protein सेल का bio membrane system डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, और इसी वजह से प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस हमारे हर एक सेल के अंदर हो रही होती है, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वेदर इट्स रफ और स्मूथ. अगर रफ है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, अगर स्मूथ है तो लिपिड की सिंथेसिस होगी. आपको क्या याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इसका लोकेशन किसके साथ ये अटैच होता है? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एक साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट होती है, उसके साथ साथ ही ये अटैच होता है. किस तरह से ये बना होता है? ट्यूब्स और शीट से बना होता है. उनको मिलाकर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कितने टाइप के ईआर होते हैं? 2 टाइप के, रफ और स्मूथ. दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में नहीं होते. दोनों के बीच में सिंथेसिस का क्या डिफरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या डिफरेंसेस है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रहा होता है, और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है, लिपिड या फिर फैट्स की सिंथेसिस हो रही होती है. फंक्शन आपको पता चल गया, लोकेशन आपको पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है वो भी आपको पता चल गया. नाउ एवरीथिंग इज सुपर क्लियर एंड आई होप कि अब आपको इस टॉपिक में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर चुके हैं. अगले सेशन में बाकी के सारे ऑर्गेनल्स कवर करेंगे एंड पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे. वैसे तो ये इतना छोटा चैप्टर है ना, अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं चाहूँ तो इसको मैं 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर सकती थी, बट सिंस कि ये बहुत ही डिटेल लेक्चर वाले सीरीज चल रहे हैं और अभी हमें हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना है, तो मैं आराम से आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किया करूँगी. जैसे ही आपके टॉपिक्स, आपके सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, मैं फिर से आप लोगों को पूरे सिलेबस में, वैसे पूरे सिलेबस में कितने ही चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं मुश्किल से, तो तीनों चैप्टर्स का फिर 1 शॉट रिविजन, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर हर तरह का टेस्ट एंड एवरीथिंग, ये सब करवाया जाएगा. तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया. अगर ये लेक्चर अच्छा लगा देन गिव अ लाइक, और कहीं पे भी कोई डाउट रहा या फिर कुछ भी अगर ऐसा है जो पूछना है और नहीं समझ में आया, देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके साथ पढ़िए, मिलजुल कर पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए. थैंक यू सो मच बच्चों. मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी एंड बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है एंड प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी अगले चैप्टर पे. मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.